ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। अंतःस्रावी तंत्र जो ग्रंथियों के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, यानी कि समन्वय स्थापित करने का काम करता है। जो यानी कि यहाँ पे ग्रंथियों के माध्यम से, यानी कि ग्रंथि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि होती है जो नलिकाओं के माध्यम से रसों का स्राव करती है, और यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि होती है जो नलिकाविहीन होती है और हार्मोनों का स्राव करती है, मतलब हार्मोन छोड़ती है किसमें? सीधे रक्त में हार्मोनों का स्राव करती है। और यानी कि मिश्रित ग्रंथि यानी कि वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, इनकी समझते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां यानी कि जो क्या करते हैं, रस का स्राव करती है और नलिकाओं के माध्यम से काम करती है। इन रसों में क्या होते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। और यानी कि यहाँ पे आते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं लार ग्रंथि। ये सब ग्रंथियां है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, ये सब कौन सी ग्रंथियां होती है? ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है, मतलब नलिकाओं के माध्यम से कार्य करती है। लार ग्रंथि की बात करते हैं। ये लार ग्रंथि मुंह में स्थित होती है। यहाँ पे पाए जाते हैं तीन भागों में, इस यानी विभक्त होती है। कितने भागों में विभक्त होती है? तीन भागों में। एक तो होता है इसके कान के पुरों में, गाल में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कर्णपुरव ग्रंथि। और यानी इसके दूसरा भाग होता है जो जीवा के नीचे होता है, जिसको बोलते हैं अधोजीवा ग्रंथि। और एक जबड़े के पास में स्थित होती है, जिसको बोलते हैं अधोजंब ग्रंथि। और ये तीनों ग्रंथियां होती है कौन सी? लार ग्रंथि, मतलब लार का स्राव करती है। ये जो कर्णपुरव ग्रंथि होती है ये श्रीमित्र करती है। अधोजीवा ग्रंथि होती है श्लेष्म रस का क्या करती है? स्राव करती है। अधोजंब ग्रंथि होती है ये श्रीमी और श्लेष्म दोनों का स्राव करती है। अब अपन आते हैं यहाँ पे लार। मनुष्य में प्रतिदिन यानी मानव में प्रतिदिन 1.5 लीटर लगभग क्या होता है? लार का स्राव होता है। लार में वेरी इंपोर्टेंट है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन एंजाइम पाया जाता है। टायलिन या फिर एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। एमिलेज जो स्टार्च को क्या करता है? माल्टोस में बदलता है। स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च यानी मंड को माल्टोस में बदलता है। माल्टोस। और इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। ये वेरी मोस्ट ग्रंथि है, इससे अधिकांश क्वेश्चन बन जाता है। यकृत ग्रंथि ये यानी उदरगुहा में त्रिकोणाकार की होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि होती है, जो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय। वो कौन सी होती है? अग्नाशय। यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि होती है। वैसे अंतःस्रावी की बात करते हैं तो अंतःस्रावी में थायराइड सबसे बड़ी यानी क्या होती है? ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी डायरेक्टली बात करें तो वो होती है कौन सी? पीयूष ग्रंथि होती है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। यहाँ पे थैलेमस के पास में निकट स्थित होती है। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले यानी कि यहाँ पे यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि के द्वारा पित्तरस का क्या किया जाता है? पित्तरस का संश्लेषण किया जाता है, यानी कि पित्तरस का निर्माण किया जाता है। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। जिस पित्तरस में क्या होता है? 85% तो जल होता है। 85% तो जल होता है और 12% क्या होता है? पित्त वर्णक होता है। पित्त वर्णक। ये पित्त वर्णक दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है बिलरुबिन, ठीक है, और दूसरा होता है बिलरुबिडिन। दूसरा होता है बिलीवार्डिन। ये इसको बोलते हैं बिलीरुबिडिन, बोलते हैं बिलीवार्डिन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये बिलीरुबिन पीले रंग का होता है। ये होता है पीले रंग का और ये होता है हरा रंग का। यानी शरीर में बिलीरुबिन की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है?
पीलिया हो जाता है। ये यकृत होता है, ये रक्त से क्या करता है, बिलिरुबिन को अवशोषित करता है और फिर मल के साथ में क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। यकृत में यानी कि यहाँ पे आता है पित्रस, ठीक है, इसलिए यानी कि पित्रस का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। पीएच मान कितना होता है, 7.7 का, अर्थात ये क्या होता है, क्षारीय होता है, जो भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। और यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण मतलब कई बार पूछ लेता है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। ये क्या करता है, यकृत अमोनिया को यानी किस में बदलता है, यूरिया में बदल देता है, NH2CONH2, ये यूरिया में बदल देता है। तो मतलब ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत में जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, यकृत में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। यानी ग्लूकोज किस में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पित्रस का निर्माण यकृत में होता है और पित्रस का संचय मतलब पित्रस इकट्ठा कहाँ होता है, इसकी यकृत के जो नीचे वाला भाग होता है, उधर भाग होता है, चौड़ा भाग, वहां पे यानी कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। पित्रस का संचय पित्ताशय में होता है, मतलब संगठन कहाँ होता है, एकत्रित कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं यकृत में यानी कि हिपेरियन नामक पदार्थ भी होता है, निर्माण होता है, हिपेरियन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये क्या करता है, यानी कि हमारे शरीर में यानी कि रक्तवाहिनियों में रक्त को जमने नहीं देता है। हिपेरियन जो पदार्थ होता है वो रक्तवाहिनियों में रक्त को जमने नहीं देता है। यकृत की जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यकृत की क्या, पुनरुद्भवन क्षमता सर्वाधिक होती है। पुनरुद्भवन क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है, जबकि सबसे पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम किसकी होती है, मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। इसके बाद में इनके यहाँ पे की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, यानी कि यहाँ पे आता है यकृत, ठीक है। यकृत में यानी कि जो यानी यकृत का भार कितना होता है, यकृत का भार होता है 1.67 kg, यानी कि 1.67 kg लगभग यकृत का क्या होता है, वजन होता है। तो यकृत में यानी कि यहाँ पे आता है शराब या एल्कोहल का सेवन करने के कारण वसीय यकृत रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, वसीय यकृत रोग हो जाता है। मतलब यकृत सिरोसिस बोलते हैं उसको, यकृत सिरोसिस। यकृत सिरोसिस क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। इसके बाद में यानी कि यहाँ पे आता है यकृत का यानी जो अध्ययन किया जाता है, यकृत का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो वो हिपेटोलॉजी में किया जाता है। हिपेटोलॉजी में यकृत का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एक और होता है एक शब्द हिमेटोलॉजी में यानी किसका अध्ययन किया जाता है, उसमें किया जाता है रुधिर का। याद रखना है, हिपेटोलॉजी में तो यकृत का अध्ययन किया जाता है और हिमेटोलॉजी में यानी कि रुधिर का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पे अश्रु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ते हैं, अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि में यानी क्या होता है, यानी कि आंसू निकलते हैं, यानी लेक्रिमल बोलते हैं इसको। लेक्रिमल से यानी कि आंसू निकलते हैं और इसमें क्या होता है, आइसोजाइम एंजाइम होता है, आइसोजाइम, जो यानी क्या करता है, बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है। आंख की कंजक्टिवा पर उपस्थित बैक्टीरिया को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। स्वेद ग्रंथि का मुख्यतः कार्य क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शरीर ताप नियंत्रित करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना।
शरीर का ताप नियंत्रण करने का काम कौन करता है? शरीर ग्रंथि करता है। और शरीर ग्रंथि में जो जल बाहर निकलता है उसके साथ में लवण, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लवण, लैक्टिक अम्ल और यूरिया आदि को क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। और स्तन ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथियों के माध्यम से यानी कि दूध स्राव किया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।